Jai Hind friends, it's Saturday 22nd of July 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis which is very important if you are preparing for civil services examination. Let's get start over here. आपको बता दें यहाँ पे मैं दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की पहली चीजें जो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं उसकी सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और वो कहाँ पे तो टेलीग्राम चैनल पे वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं और यहाँ पे बता दें सारी डिटेल में करेंट अफेयर्स एडिटोरियल पीआईबी न्यूज कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का, वो हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो 2022 में पूछा गया है। तो 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है, वो क्वेश्चंस क्या है तो यहाँ पे कह रहा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे कौन सा यहाँ पे भारत में है जो ये चीजें बनाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंफॉर्मेशन को कौन बनाता है। और क्लोजर रीट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ए में सीएसओ दे रहा है और बी में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सी में लेबर ब्यूरो और डी में नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। नेक्स्ट डे मैं इसकी डिटेलिंग पूरी की पूरी अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो चिंता नहीं करना है, कोई भी इश्यू नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है तो यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई सारे पीसेस में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहले में दे रहा है सीडब्ल्यूसी, दूसरे में दे रहा है सीजीडब्ल्यूबी और तीसरे में दे रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और चौथे में दे रहा है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। कौन सा सही है यहाँ पे आप कमेंट सेक्शंस में इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको बता दें यहाँ पे वो सारी चीजें जो आपका बैकबोन मानी जाती है वो यही है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पीआईबी न्यूज आज का कुछ ये रहा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या लॉन्च किया है तो एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 को ही ये चीजें लॉन्च की गई थी और ये किसको नर्चर करने के लिए तो आपको बता दें वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई थी। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए भी अच्छी खासी हो सके इसलिए इसको लेकर के आई गई थी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और ये 2016 में चीजें लॉन्च करी गई थी। तो क्या करेगा ये, इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से लेकर चला जाए, इन सब चीजों पे, इन सब पहलुओं पे ये फोकस करेगा। देश में बिजनेस क्लास को कैसे यहाँ पे उभारा जाए, छोटे छोटे नए जो युवा हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस क्लास है उनको कैसे बड़े में बदला जाए, वो सारी चीजें यहाँ पर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कवच। अब आपको बता दें कवच इंपॉर्टेंट है ये, और ये कवच है क्या तो जो आपका ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, वो ट्रेन का एक्सीडेंट की बात करी जाए अगर तो वो ट्रेन का एक्सीडेंट रुक सकता था अगर ये कवच वाली चीजें वहां पर होती, ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। ये कवच क्या करता है, आपके ट्रेन को लड़ने से लिए प्रोटेक्शन देता है। यानी ट्रेन अगर दो पटरी पे है चल रही है, एक ही पटरी पे दो ट्रेन चल रही है, यहाँ पे आमने सामने आने से पहले ही वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और ये रुक जाएगी। यही कवच का सिस्टम है जो कि आपको बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे लगाने की बात कर गई है यहाँ पे तो ये हावड़ा से दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा यहाँ पर लगाने की बात करी जा रही है जो कि 3000 किलोमीटर रूट को कवर करेगी। 55वां यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन्स 2023 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो दिल्ली में कौवा है तो 55वां है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पे तो ये राजस्थान है, राजस्थान के ये सीएम गहलोत साहब है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे स्कीम लेके आए हैं जो कि क्वेश्चंस बन सकता है। इसका क्या नाम है तो ये महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी
इनकम स्कीम लेके आए हैं, यानी जो मिनिमम इनकम होना चाहिए वो लोगों का होना चाहिए, और ये इम्प्लीमेंट करा गया है। आपको बता दें, राजस्थान ऐसा करने वाला ओनली एंड फर्स्ट स्टेट यहाँ पे हो रहा है जो इस प्रकार के स्कीम को लेकर के आ रहा है। और सोशल वेलफेयर की जो नीड है वो तो इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए। आपको बता दें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके देश में एमजी नरेगा है एक। एमजी नरेगा के तहत आपको क्या दिया जाता है, 100 डेज की यहाँ पे जो भी अनस्किल्ड लेबर हैं उनको प्रोवाइड करी जाती है जॉब, उन्हीं के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में, यानी ग्राम के हैं तो उन्हीं 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। अगर वो गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर यहाँ पे उनको जॉब प्रोवाइड नहीं करती है तो बैठे बैठे उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, यानी भत्ता दिया जाएगा उनको गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के। ये चीजें याद रखिएगा। तो ये एमजी नरेगा के तहत था। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है, अब ये 125 दिन कर दिया जाएगा मनरेगा के तहत, याद रखिएगा। और ये जो 25 दिन निकल के आ रहा है ये स्टेट यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। दूसरी क्या चीजें हैं, 125 दिन इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दिए जाता है। तीसरा क्या है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है जो 500 और 750 था उसको 1000 रुपए यहाँ पे करने की बात कर दी गई है और ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही हैं कि इंक्रीज होगा 15% पर ईयर इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ रहा है इस पे प्रति वर्ष 15% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, यानी बढ़ाकर भी सैलरी दी जाएगी, ये भी चीजें बताई जा रही हैं, और बढ़ाकर पेंशन भी दी जाएगी। इस पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी भारत में स्टेट नहीं है जो इस प्रकार का स्कीम लेकर के आया हो। तो ये अभी राजस्थान का इलेक्शंस होने वाला है, आपको भी पता है, अच्छे अच्छे स्कीम आ रहे हैं जो कि सही भी है। यहाँ पे जन कल्याण के लिए स्कीम आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल प्रो पार्टी ही एक्शंस हो यहाँ पे। तो यहाँ पे पीपल को देख करके ये स्कीम आई है, अगर तो देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से इसको डील किया जाता है। ये सारी चीजें जो कि आपको आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे ये अभी मैंने डाउन टू अर्थ से लिया हुआ है, ये एडिटोरियल नहीं है, तो इसको भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो अगर यहाँ पे जो बिल आ रहा है अभी मानसून वाले सेशन में, तो मानसून वाले सेशन में फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक बिल प्रपोज किया गया है और यहाँ पे चेंज करने की बात करी जा रही है। क्या, इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके नाम में परिवर्तन करने का बात किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, नाम में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें, गवर्नमेंट बहुत सारे यहाँ पे अपने तर्क दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये चीजें रीनेम करने की बातें बोली जा रही हैं कि क्या, इसका नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। तो ये पूछा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो याद रखिएगा ये 1980 में आया था, और इसका नाम अगर बदल जाएगा तो यही इसका नाम रखा जाएगा, ये भी चीजें याद रखिएगा। अभी ये चीजें बिल हैं, जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है वो चीजें एक्ट नहीं बनती हैं। तो ये चीजें हैं, पहले दोनों हाउस में पास हो जाएगा तब जाकर के प्रेसिडेंट को यहाँ पे जाएगा। तो ये चीजें हैं, नाम बदलने के लिए बातें बोली जा रही हैं। अच्छा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पे बनाई गई थी, ये अप्रूव किया है कि प्रपोज जो अमेंडमेंट किया गया है ये इस प्रिंसिपल के द्वारा सटीक पाया गया है और इसको रीनेमिंग होना चाहिए। तो वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम ये 20 जुलाई 2023 को यहाँ पे आने वाला है। अब देखते हैं मानसून सेशन में कैसे इसको पास किया जाता है। अगर बात करी जा रही है नाम बदलने से इसका स्कोप क्या क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, बहुत सारी इसमें चेंजेज हो जाएंगे, और जो इकोलॉजिकल चैलेंजेज है उसको टैकल करने, यानी वाइड एरिया इसका बढ़ाया जा रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से लेकर के रेस्टोरेशन तक, कंपनसेशन कैसे उस मैकेनिज्म को दिया जाए, कोई इश्यू हो कंपनसेटरी मैकेनिज्म की बातें बोली जा रही हैं।
और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, सही किया जाए, कोई इश्यू होती है तो मिटिगेशन की भी बातें बोली जा रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे ये सारी चीजें सबमिट किया आपने रिपोर्ट में कि हम ऐसे ही नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे कारण है, इसलिए यहाँ पे नाम चेंज हो रहे हैं। दूसरी क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, यह जनरल पार्लेंस में ऐसे ही आम भाषा में अगर बात करें तो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी बातें बोली गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। जबकि परंतु किंतु बंधु, यहाँ पे अगर वाइड स्प्रेड एक्सपर्ट की भी बात बोली जाए, इन्वायरमेंटलिस्ट की अगर बात देखी जाए, जो पर्यावरणवादी लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी बातें बोली जाएं, तो जो नाम में बदलाव होगा कोई सिग्निफिकेंट पर्पज यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, कोई वैल्यू चेंज यहाँ पर नहीं करेगा, ऐसा उनका रिमार्क है। तो वो अपने रिमार्क को यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे यही है कि आपको बता दें, कोई भी इश्यू यहाँ पे अगर हो रहा है तो वो जो बिल लेके आएंगे उस बिल में किस प्रकार की डिटेलिंग होगी उससे तय होगी। अब तो देखते हैं किस प्रकार की चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं, वो आपके सामने जब पार्लियामेंट्री टेबल पे पहुंचेंगी तब जाकर के ये चीजें निकल के आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्लोसरी होता है, पर डे मैं ग्लोसरी यहाँ पे कवर करता हूं, तो आज का जो ग्लोसरी है वो है एपैथी, एडुकेट और रिकंसिलिएशन। ये जो इंपॉर्टेंट है इसको हम कवर करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में मैं दिया हूं, और इस हिंदी का जो सिनोनिम्स है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दे दिया हूं। पर्यायवाची बोला जाता है हिंदी में, तो यहाँ पे वो चीजें मैं दिया हूं। तो एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ऐसी उदासीनता जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो उसे एपैथी बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ कंसर्न, अनकंसर्न, अनइंटरेस्टेड, अनरेस्पॉन्सिवनेस, इम्पैसिविटी, पैसिविटी, पैसिवनेस, डिटैचमेंट, डिस्पैशन, डिस्पैशनेट, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट और फेल्म। तो ये इंपॉर्टेंट है जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। एडजुडिकेट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि जज जब फैसला सुनाते हैं तो उसको एडजुडिकेट बोला जाता है। स्पेशली ये चीजें, ये वर्ड जुडिशरी लाइन में ही यूज होती है। तो इसका मतलब जज, एडजुडिकेट, ट्राई जब सुनते हैं, हियर या एग्जामिन, आर्बिट्रेट, डिसाइड, तो एक निर्णय लिया जाता है उस सब चीजों पे, उसी को एडजुडिकेशंस या फिर एडजुडिकेट बोला जाता है। रिकंसिलिएशंस क्या कहा जाता है, कोई अगर दो गुट में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं, या फिर कोई बात विवाद होता है तो उस पे रिकंसिलिएट होता है, यानी पूरा मेल मिलाप हो जाए, ऐसी बातें वहां पे होती हैं, उसी को रिकंसिलिएशन, री माने पुनः, कंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप, तो यहाँ पुनः मेल मिलाप चीजें होती हैं। और यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है, इसका सिनोनिम्स, तो रिजोल्यूशंस मतलब कोई चीजें रिजॉल्व कर देना, खत्म कर देना, सेटलमेंट कर देना, रेक्टिफिकेशंस कर देना, सेटलिंग, रिजॉल्विंग, मेंडिंग और रेमेडिंग। तो ये इसकी सारी ग्लोसरी थी। आप अगर 5 से 10 ही ग्लोसरी इसकी याद करते हैं, जो कि मैं बहुत सारा यहाँ पे सिनोनिम्स को कंसीडर करके ही दे देता हूं, तो अगर आप 5 से 10 ही याद करते हैं तो भी आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा यहाँ पे बूस्टअप हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रिवर गंगा की तरफ। तो जो यहाँ पे एक बार में एक इंडिया का रिवर मैं स्टार्ट किया हूं, इसको मैं कवर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक बार में एक जो है भारत का जो नदियां हैं उनको मैं कवर कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे रहा हूं। तो रिवर गंगा के बारे में आज पढ़ेंगे, देखेंगे कैसी चीजें हैं। तो यह एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। एशिया अगर बात करें तो ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है, तो जो एशिया की कंट्री हैं उनसे भी कई सारी जगहों पे ये गुजर के निकलती हैं, ये इसको ट्रांस बाउंड्री बोला जाता है, यानी एक कंट्री में फ्लो नहीं करती है। अब देखिए ये रिवर की क्या बात है, तो ये इंडिया से निकल करके बांग्लादेश तक डिस्टेंस कवर करती है, जो कि 2525 किलोमीटर, अगर माइल्स में बात करी जाए तो 1569 माइल्स होता है। अच्छा, एक माइल में
कितने किलोमीटर होते हैं? मेरा क्वेश्चन है आज आपसे, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये वेस्टर्न हिमालय से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्टर्न हिमालय से निकल के आपको कौन कौन से राज्यों तक फ्लो करती है ये? तो आपको बता दें, वेस्ट बंगाल को जाती है उत्तराखंड से निकलने के बाद। तो ये पहले क्या निकलती है? तो ये साउथ की तरफ फ्लो करती है, फिर ईस्ट की तरफ गंगेटिक प्लेन में, और नॉर्थ इंडिया यहाँ पे, तब जाकर के ये यमुना ट्रिब्यूटरी के रूप में यहाँ पे रिसीव करती है यमुना को अपनी सहायक नदी के रूप में। ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है? जब एक नदी ये फ्लो कर रही है तो कोई भी नदी ऊपर या नीचे से आकर के इसमें मिल जाए, इसकी ट्रिब्यूटरी नदी कही जाती है। लेकिन इसमें से कोई नदी निकल जाए तो क्या बोली जाती है? डिस्ट्रीब्यूटरी नदी। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? गंगा कंटिन्यूज इनटू बांग्लादेश। अब बांग्लादेश तक ये चीजें पहुंचती हैं तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, और ये ज्वाइन करती है किसको? जमुना को। लोअर स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये मेघना निकल के आती है, यानी मेघना ही है जो आपके बे ऑफ बंगाल में जा करके मिलती है। यही माउथ ऑफ द गंगा के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए, गंगा जब पहुंचती है कोलकाता वाले रीजन में, और वहां पर जाकर के बांग्लादेश वाले रीजन में इन जून में जब पहुंचती है तो गंगेटिक डेल्टा भी बनाती हुई नजर आती है। डेल्टा जो फर्टाइल होता है, डेल्टा जो बहुत ही उपजाऊ होता है, ये चीजें याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल में जाकर के रिवर मिल जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये जो सिस्टम है तीनों, इन सिस्टम को अगर बात करी जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ये पृथ्वी पे डिस्चार्ज के माध्यम से जानी जाती हैं। ऐसी इतनी कोई सेकेंड वर्ल्ड में ऐसी, या फिर पृथ्वी की बात कर दें, सेकेंड नंबर पे आती हैं ये पानी के डिस्चार्ज की अगर बात करें, जो जाकर के समुद्र में मिला रही हैं। गंगा रिवर यहीं पे अगर देखें हम इसकी बैकग्राउंड में, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती हैं? तो उत्तराखंड से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साहिबाबाद से थोड़ा सा टच हो जाता है। और दूसरा जो है वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो मेनली इन जगहों से जो बोली गई है गंगा गुजर रही हैं। हेड वाटर ऑफ द रिवर अगर इंक्लूड करी जाए तो यहाँ पे मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार और धौली गंगा, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है, इनमें जाकर के ये रिवर गंगा में जाकर के मिलती हैं। ये ऑल ट्रिब्यूटरी हैं अलकनंदा की। तो जो ये सब रिवर हैं अभी आपको बताया, मंदाकिनी वगैरह, ये ट्रिब्यूटरी हैं अलकनंदा की, जो कि याद रखिएगा। और अलकनंदा जो है कहां पर, ये गंगा ओरिजिनेट कहां पे होती है? तो आपको बता दें, दो रिवर निकल के आती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। तो ये कन्फ्लुएंस करती हैं, कन्फ्लुएंस मतलब आकर के मिलती हैं। तो ये अलकनंदा हो गया, ये भागीरथी हो गई, और ये हो गया आपका देवप्रयाग उत्तराखंड। यहां से नाम इसका पड़ता है। जब तक ये दोनों रिवर आपस में मिलती नहीं है, गंगा का ओरिजिन नहीं होता है। ये ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, भागीरथी ही रिवर है जो इस जगह से निकल के आती है, जिसे हम ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो ये वही रिवर है भागीरथी, यहाँ पे आके जब अलकनंदा से जुड़ जाती है, आपको अभी डिटेलिंग दूंगा, वह कंफ्यूजन में नहीं आना है, तभी यहाँ पे देवप्रयाग में इसका नाम पड़ जाता है गंगा के रूप में। तो अलकनंदा रिवर जो सोर्स है हाइड्रोलॉजी की, यहाँ पे बात करी जाए तो जिस स्ट्रीम से निकलती है ये ग्रेटर लेंथ में होती है, इसीलिए इसको सोर्स ऑफ हाइड्रोलॉजी बोला गया है। दूसरी तरफ भागीरथी रिवर की अगर बात करें तो सोर्स स्ट्रीम हिंदू ट्रेडिशंस के अनुसार यहाँ पे इसको लिया जाता है। ये इसका हिंदू मिथोलॉजी से भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारी कथाओं से भी जुड़ी हुई हैं। अगर इसकी सहायक नदियां की बात करें जो कि लेफ्ट बैंक है, अच्छा लेफ्ट बैंक क्या होता है यहाँ पे बता दें, तो ये अगर गंगा फ्लो कर रही हैं तो गंगा का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो जाता है। तो ये लेफ्ट बैंक है, ऊपर से जो रिवर आकर के गंगा में मिल रही हैं उसको ट्रिब्यूटरी की बातें बोली जा रही हैं। तो ये ऊपर से आकर के रिवर कौन कौन मिल रही हैं? तो राम गंगा आती है, गर्रा आती है, गोमती आती है, तमसा, घाघरा आती है, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ये सब रिवर आकर के
कहाँ पे मिल रही हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के आधार पे आपको गंगा से आकर के मिल जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो यमुना नीचे से आकर के मिल रही है। तमसा, जिसको हम टोन्स रिवर भी बोलते हैं, क्वेश्चन ये भी आया है। करमाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, चंदन, अजय और दामोदर और रूपनारायण, ये सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? गंगा की। अब थोड़ा मैप में जाकर के देखेंगे बैकग्राउंड में, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। ये आपका चाइना है और अपना प्यारा इंडिया ये रहा। ये आपका रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा आपका म्यांमार, ये रहा आपका बांग्लादेश। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बताया, जिसके बीच में ये गंगा पड़ रही हैं, और नेपाल को भी हम छोड़ नहीं सकते। भूटान यहाँ पे है। अब देखिए कैसे गंगा निकल रही है, ये अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं देवप्रयाग में, तो वहां से इनका नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। अब देखिए यहां से जो रिवर निकल रही है ये गौमुख ग्लेशियर है। क्या है? गौमुख ग्लेशियर। तो यहां से भागीरथी के रूप में निकल के आती हैं और अलकनंदा निकल के आती हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो है यहीं पे मिल जाती हैं, और कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है? देवप्रयाग। तो प्रयाग, 5 प्रयाग हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सारे प्रयाग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं, और ये ऐसे आती हैं और यहाँ पर आके इलाहाबाद में यमुना इनको ज्वाइन कर लेती हैं। ये सारी रिवर जो अभी आपको बताया, देखिए ऊपर की जो इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ये याद रखिएगा। कोसी से लेके सारी रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। अब जो नीचे से रिवर आकर के मिल रही हैं वो देखिए इंपॉर्टेंट, तो यमुना आकर के मिल रही हैं, सोन, ये सब नदियां आकर के, सोन, पुनपुन, फल्गु सब आके, अभी बताया हूं, आके मिलती हैं। गुजरती हुई निकल के आती हैं कहां से आपकी? तो ये आपको गुजरती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सब जगहों से वेस्ट बंगाल में निकल के आती हैं। और जैसे ही ये बंगाल में आती हैं, एक टुकड़ी इनकी निकल के आ जाती है, कौन सी? हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है। तो यही डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, याद रखिएगा। और दूसरा जो स्ट्रीम निकल के आता है वो बांग्लादेश में घुस जाता है, उन्हीं का नाम पड़ जाता है पद्मा। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। और यारलुंग सैंगपो, ये जो रिवर है, इसको सैंगपो के नाम से जानते हैं। कहां पर? चाइना में, या फिर तिब्बत की बात करी जाए तो यहाँ पे ये रिवर जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। यही ब्रह्मपुत्रा रिवर जब आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। तो जमुना और पद्मा जब मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और यही है माउथ ऑफ द गंगा, मेघना के रूप में ही बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। तो यहाँ पे मेघना के रूप में जाकर के मिलती है, याद रखिएगा इनका नाम, जो कि इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस यहाँ जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां से क्वेश्चंस एक्सक्लूड किया गया हो, सारे जगह से क्वेश्चंस आए हैं। तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे गंगा रिवर को लेकर के मैं दे दिया हूं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। बानस, चंबल, बेतवा, ये जो रिवर है ये आपका यमुना का ट्रिब्यूटरी, आप इधर से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, लोकेशन सारी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे गंगा कहां पर आकर के मिल रही है, तो देख सकते हैं आपका भागीरथी रिवर हो गया और अलकनंदा, और ये आके कन्फ्लुएंस कर रही हैं यहाँ पे, और यहीं से गंगा का ओरिजिन हो जाता है, जिसके नाम पे गंगा यहाँ पे रिवर फ्लो करती हैं आगे और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीजें ये गंगा को लेकर के क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे न्यूज और फैक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आने वाले हैं, और यहाँ पे 13वां अमेंडमेंट पे फोकस किया जा रहा है। ये अमेंडमेंट क्या है ये अमेंडमेंट, तो आपको बता दें, श्रीलंका में कम्युनिटी है भारत की, तो ये कम्युनिटी जो है नॉर्दर्न श्रीलंका में पाई जाती है। तो बहुत सारी यहाँ पे
कम्युनिटी भारत में लेकर के अंग्रेज वहाँ की चाय बागान की खेती कराने के लिए वहाँ पर लेकर के गए थे, क्योंकि इंडियन के जो लेबर थे वो चीप यहाँ पे थे और उनको यहाँ पर लेकर के जाया गया। तो जो श्रीलंका है ना, उस श्रीलंका की बात करी जाए तो ये वाले बेल्ट में वो शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि यही वाला बेल्ट है जो आपका पंबन यानी रामेश्वरम से कनेक्ट करता था। तो यहीं से लेकर के इनको गाया गया था और ये चाय की खेती खेती वहीं सेटल्ड भी हो गए, लेकिन इनको राइट्स नहीं दिया गया सही प्रकार से। तो वही 13 अमेंडमेंट की बातें बोली जा रही हैं, ताकि लाइफ ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो तमिल पॉपुलेशंस के लोगों को, यहाँ से तमिल भारत था ये, तो भारत से जो यहाँ पे पहुंचे श्रीलंका में, यहाँ पे तो यहाँ पे वाले रीजन पे, ये नॉर्दर्न पार्ट जेफना वाले रीजन पे यहाँ पे वो इस्टेब्लिश किए, उनको सही प्रकार से राइट्स मिले। उसी पे बात नरेंद्र मोदी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट से। राजघाट अभी साफ कर दिया गया, बाढ़ में पूरा डूब गया था। एलजी लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे यमुना रिवर से जो डूबा हुआ था राजघाट, वहां पे गए, फूल अर्पण किए महात्मा गांधी को, लेकिन यमुना पुनः यहाँ पे राइज हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही है। श्रीनगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया है, बैन कर दिया गया है कोई भी सेल और परचेजिंग के लिए नुकीले हथियार को लेकर के। तो यहाँ पे कोई भी शार्प चाकू, शार्प हथियार, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बेची नहीं जाएंगी, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। अब हम देखें अगर श्रीलंका को, तो श्रीलंका का लोकेशंस आप देख सकते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर दे दिया है। इसी रीजन की मैं बात कर रहा हूं, जाफना वाले रीजन, जो आकर के यहाँ पे आपका इंडिया से कनेक्ट करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 13th अमेंडमेंट अगर करता है श्रीलंका, तो यहाँ पे तमिलियंस को बहुत सारे डिफरेंसेस फेस करने पड़ते हैं, इन सब चीजों से उनको निजात मिल जाएगी। तो उसी मुद्दों पे यहाँ पे बात चलने वाली है, देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए यहाँ पे बिलेटेड आउटरेज, यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये एडिटोरियल क्या है, तो आपका पूरा का पूरा ये किस्सा बता दूं तो मणिपुर पे ही डिपेंड करता है। मणिपुर में आपको अभी रिसेंटली पता ही होगा क्या करा गया है, जो कि बहुत पुराना इंसिडेंट है, ऑलमोस्ट ये 4 मई का इंसिडेंट है, जो वीडियोस अभी वायरल हुए हैं। अच्छा, वीडियोस अभी वायरल क्यों हुए हैं? क्योंकि वहां पे इंटरनेट शट डाउन था, वो भी ब्लैंकेट बैन किया गया था इंटरनेट। तो इंटरनेट थोड़ा सा जब खोला गया तो चीजें वहां पे वायरल होना शुरू हुई, और मैं आशा करता हूं, विश्वास भी है मुझे कि अभी और भी चीजें ऐसी आपको वायरल होती हुई मिलेंगी। ये देखिएगा, क्योंकि पुरानी चीजें, जो भी चीजें बंद पड़ी हैं, वो तो अब इंटरनेट या सोशल मीडिया पे आएंगी, तो वो चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं जो कि दिल दहला सकती हैं। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं इस एडिटोरियल में क्या चीजें हैं कि किस चीज में हम लोग लेट हो गए हैं। यहाँ पे 2.5 महीने के आसपास बात बोली जा रही है कि जो वायलेंस मणिपुर में चल रहा था, उसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोले नहीं, और अभी जाकर के उन्होंने साइलेंस तोड़ा। तो यहाँ पे अपनी चुप्पी जो इन्होंने तोड़ा, और वीडियो को देखने के बाद पूरी की पूरी ट्राइबल वुमेन यहाँ पे, जिनको अगर बात करी जाए, अगर 100+ आंकड़ा लिया जाए, तो जो यहाँ के सीएम है मणिपुर के बीरेन सिंह, इन्होंने बोला है 100 से ज्यादा के आसपास यहाँ पर ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि महिलाओं को नग्न करके यहाँ पर एक दूसरी कम्युनिटी के लोग परेड कराते हुए नजर आए हैं, और वो रजिस्टर भी करवाए हैं केस। ऐसी चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ये गिरा हुआ कार्य माना जाता है। अगर किसी भी तरीके से इस चीज को देखा जाए तो मानवता को शर्मसार करने वाली ये चीजें हैं। मोदी जी इतने लंबे समय तक चुप रहे, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पे क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों करा गया है? क्या देश का पीएम इतना जिम्मेदार नहीं होना चाहिए कि कोई भी इशू हो यहाँ पे उनका टिप्पणी जरूर आना चाहिए? तो यहाँ पे 2.5 महीने 2 महीने चुप रहना, ये भी एक बड़ी चीज है। यहाँ पे गुस्सा, आउटरेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे गुस्सा लोगों का भड़काता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों का गुस्सा निकल रहा है, इस प्रकार की चीजें
निकल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोला है, अपना सो मोटू कॉग्निजेंस, यानी अपने आप, सो मोटू का मतलब होता है बाय इट्स ओन, अपने आप ही ये एक्शंस लेता हुआ नजर आ रहा है इस पे, कि जो भी वीडियोस वायरल हुई उसको देख करके यहाँ पे क्या बात है बोला कि आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं तो हम एक्शंस यहाँ पे लेने के लिए तैयार हैं। तो यही जुडिशरी को हस्तक्षेप करना पड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। कितनी सोचने योग्य बातें हैं ये। तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस करी जा रही हैं मेंबर ऑफ पॉलिटिशियंस के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन के द्वारा। तो जो चीजें हैं अभी चल रही हैं कि हर प्रकार से लोगों के गुस्सा यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि मणिपुर का वायलेंस ऐसा ब्रूटल वायलेंस रहा जिसको देख करके सबका दिमाग हिल जा रहा है, सबके हृदय भाव विभोर हो जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी चीजें बोली जा रही हैं कि जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जैसे मोदी का जो स्टैंड है मणिपुर वायलेंस में, अभी तक ये चीजें इस प्रकार से क्यों रहा, जबकि कभी भी कोई इश्यू होता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले रिमार्क आता है। तो इनके रिमार्क में इतनी डिले क्यों हो गई, इसकी वजह से बहुत सारे आउटरेजियस निकल रहे हैं, लोग गुस्सा दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह को यहाँ पे बातें बोली जा रही है, इनकी पॉलिसी जो है फेलियर होती हुई नजर आ रही है, और ये जो है आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी एक विशेष समुदाय को ही बेनिफिट दे रहे हैं, इस प्रकार की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुकी कम्युनिटी को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम इनको नजर आ रही है कि ये बीरेन्द्र सिंह एक बिगर प्रॉब्लम के रूप में कम्युनिटी देख रही है। बीजेपी भी यहाँ पे इस सब एथनिक लाइंस पे ही कार्य कर रही है, इसी को डिवाइड करती हुई नजर आ रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एडिटर ने अपने शब्दों को लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं जो यहाँ पे सिंह की कैसे इस प्रकार से चीफ मिनिस्टर के पद पे बने रहने का प्रश्न उठता है। यहाँ पे इन सब चीजों को बोला जा रहा है, किस प्रकार से वहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको त्याग पत्र देना चाहिए, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। बीजेपी इस सब चीज को किस प्रकार से देखती है, तो जो मितई मेजोरिटेरियन है उनको सपोर्ट करती हुई और जो सिंह है उनको पावर में रखती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, कि किस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं। ये मितई कम्युनिटी के लोग हैं, ये कुकी महिला, इसको नग्न करके परेड किया जा रहा है, इसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एसेट। अगर देखा जाए तो यह ह्यूमैनिटी को डिग्रेड कर दिया है, भारत के जो आचमन पे दाग लगा दिया है, ये कभी धुल नहीं पाएगा। ऐसी चीजें नॉर्थ ईस्ट से निकल के आई हैं। इन प्रकार की चीजों को रोका जा सकता है, मेरा यही मानना है। अगर वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके स्ट्रांगली एक्शंस ली होती तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि अगर देखिए जिनके हाथ में फोर्स की डिप्लॉयमेंट की पावर है, तो वहां पे डिप्लॉय करके ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। आपको बता दें, बिल्कुल से बिल्कुल भी नहीं होती ऐसी चीजें। लेकिन फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद भी वहां पे इस प्रकार से चीजें अगर हो जा रही हैं, तो क्वेश्चंस यही उठाता है कि सेंटर में जो पावर है, स्टेट में जो पावर है, दोनों जगह एक ही स्टेट का पावर है, फिर भी यहाँ पर ऐसे कृत्य, एक्शंस, एक्टिविटी, ब्रूटल एक्टिविटी मैं बोलूंगा, कैसे हो गए। ये थी सारी डिटेलिंग आपके मणिपुर को लेकर के। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये थोड़ा बैकग्राउंड में चला जा रहा हूं मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये दो कम्युनिटी जो मितई हैं और कुकी हैं, यहाँ पे दोनों कम्युनिटी में मितई एंड कुकी यहाँ पे बात कर लें अगर हम, तो मितई जो है ये ट्राइबल ग्रुप है, ये भी ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन कुकी को स्पेशल दर्जा दिया गया है, यहाँ पे 6th शेड्यूल में डाल दिया गया है। 6th शेड्यूल की बेनिफिट आप सुन लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल में जैसे ही पहुंच जाएगा तो इसको स्कीम्स की बहुत सारी बेनिफिट मिल जाएगी, जॉब्स में बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, स्कूल्स में बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, लैंड परचेजिंग पावर इनको ज्यादा होगी। ये चीजें याद रखिएगा। कल्चरल अपनी चीजों को ये कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, लैंग्वेज से, ट्रेडिशन से, रिचुअल से, लेकिन यहीं पे मितई कम्युनिटी को ये राइट से वंचित किया गया है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। मितई कम्युनिटी कुकी वाले कम्युनिटी हिल वाले रीजन में जाकर के लैंड नहीं खरीद सकते, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ये लोग नहीं खरीद सकते।
और इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट इसलिए निकल के आई है। आपको बता दें ये दोनों के दोनों ट्राइबल कम्युनिटी मितई और कुकी जो हैं दोनों आपके बांग्लादेश और म्यांमार दोनों कंट्री में पाए जाते हैं, साथ ही साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये थी सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग जो आपको मैं कहानी के रूप में यहाँ पे दर्शाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। तो इंटरनेट बैन है, ये भी चीजें आपको रिलेट करके कहाँ से हैं, मणिपुर से ही हैं। तो इंटरनेट बैन मेन टॉपिक है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। तो जो मणिपुर जल रहा था यहाँ पे, तो रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करी जाए वह इसका ध्यान नहीं रखा। यानी जब मणिपुर जल रहा था तब इंडिया के लोग, यानी मणिपुर तो वैसे इंडिया है, ये सब तो एडिटर को हमको नहीं लगता लिखनी चाहिए, लेकिन मणिपुर इंडिया में ही है, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया लिखा है, सही है। तो बाकी जो चीजें हैं अगर और भारत के क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीजें हैं हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें भी कुछ सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए, कुछ इस प्रकार की चीजें ज्यादा दिखी नहीं। और वायलेंस स्टेट में शुरू होता है मई 3 से यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही है। तो धीरे धीरे ये जुलाई 19 तक अपना रुद्र रूप यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें कम हुई। तो जो अभी सेक्सुअल वायलेंस की जो चीजें आपको मैं दिखाया यहाँ पे, ये जो नग्न घुमाते हुए चीजें नजर आ रहे हैं, ऐसी भीड़, मॉब का मतलब होता है भीड़। तो ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आकर के अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। ये चुप्पी को भी ऐसे तोड़ते हैं कि जब इलेक्शंस में दो राज्य की इलेक्शंस होने वाली है, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो उसको भी यहाँ पे चपेट लेते हैं। सीधे सीधे अगर वो बोले होते मणिपुर में, बस 5 ही सेकंड बोल दिए होते, नहीं 20 से 30 सेकंड बोले होते, तो भी लोगों को यहाँ पे संतुष्टि मिलती। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बोला, वो भी एक क्वेश्चन उठाता हुआ नजर आ रहा है कि क्या उस पे भी पॉलिटिक्स को रिमार्क करके बोलना चाहिए था क्या। तो ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या कर रही है, तो यहाँ पे इन सब चीजों पे, मणिपुर की चीजों को यहाँ पे एसेस करने के लिए बातें बोली जा रही हैं कि इंटरनेट जो प्राइमरली है यहाँ पे स्मार्टफोन से लोग ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करते हैं और जो ब्रॉडबैंड है उसका थोड़ा कम होता है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा ब्रॉडबैंड का लोग करते हैं, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत ही कम ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे यही सारे आंकड़े हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पे ब्लैंकेट बैन कर दिया गया जब इंटरनेट, तो उसकी वजह से कोई भी न्यूज जो है वहां से निकल के नहीं आई। और ये सच्चाई है, अगर ये ऐसी चीजें होती तो 4 से 5 ही मई को ये चीजें हुई थी, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती, तो देश के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती, तो वहां से तो एक्शन होता ना दिल्ली से। और दूसरी बात, दिल्ली को तो हर डेट में इंफॉर्मेशन मिलती होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन दिल्ली ने इंटरवेंशंस यहाँ पे स्ट्रांगली करना समझा नहीं। यहाँ पे ऐसी चीजें बोल रही हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की बातें बोली जा रही हैं, कॉमर्शियल बोली जा रही है, इंस्टीट्यूशनल। अगर आप नेट को बंद कर दे रहे हैं, इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, तो आज के डेट में तो सारी चीजें डिजिटल हैं। बैठे बैठे खाना मंगाइए, कपड़ा मंगाइए, बैठे बैठे पिक्चर देख लीजिए, सारी चीजें आप देख सकते हैं। दवा मंगाइए, इंपॉर्टेंट मेडिसिन मंगाइए, बैठे बैठे हर प्रकार के पढ़ाई आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इवन मैं भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं। तो ये चीजें क्या है, आपका डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर देता है, जो कि आज की डेट में अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला है कि राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ रहा है। तो ये सारी चीजें भी कैसे आप ब्रीच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार इन चीजों पे फोकस करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे जो चीजें हुई, ये तो ब्लैंकेट प्रोहिबिशंस कर दी, यानी सीधे बैन कर दिए। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष एरिया में मणिपुर के इन जगहों पे बैन किए, ये पूरा का पूरा मणिपुर में ही इंटरनेट बैन किए। और खास करके किन चीजों को छोड़ के, जो सरकारी चीजें हैं, बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसको छोड़ करके सारी चीजें में ये बैन कर दिए। तो इस प्रकार से चीजें हुई जिससे यहाँ पे चीजें नहीं। अब थोड़ा देखेंगे मणिपुर का ये लोकेशन। तो चूरचांदपुर यहाँ पे आपके राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इन जोन पे सेंसिटिव जोन है ये जोन। और हिली एरिया की बात करें तो आपका ये हिली एरिया है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से चीजें जो चली हैं, वो देखिए सारी की सारी इशू यहाँ से निकल के आती हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। 16 डिस्ट्रिक्ट के बाद भी यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इशू यहाँ से निकल के आई हैं और ये क्रिएट करी है प्रॉब्लम। अगर बात करी जाए आपके इंडिया मैप की, तो यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर आपका ये बॉर्डर टच करता है।
मणिपुर किन की राज्यों से बॉर्डर टच करता है? तो आपका नागालैंड हो गया, आसाम हो गया और आपका मिजोरम हो गया, याद रखिएगा। और एक कंट्री म्यांमार, जिसको बर्मा पहले बोला जाता था, उससे भी बॉर्डर टच करता है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और यहां से इश्यू सारी की सारी निकल के आ रही हैं। एक केस है, इंपॉर्टेंट केस यहां पे बताना चाहूंगा। इस केस को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस प्रकार का इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये चीजें फेल हो चुकी हैं। इस प्रकार से इनका बयान भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो चुकी है अपने बयान को इम्प्लीमेंट कराने में, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो डिसीजन है यहाँ पे, ये रिस्टोर नहीं किया है ये सारी डिसीजंस जो इसमें दी गई है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है। जब यहाँ पर इंटरनेट ही आप नहीं प्रोवाइड करिएगा तो आपको सोशल मीडिया पे कोई चीज लिखने का अधिकार ही नहीं होता है, क्योंकि नेट ही नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे कैसे। और हर प्रकार से नेट, चाहे वो मोबाइल का इंटरनेट हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट हो, हर प्रकार से इंटरनेट को बैन किया गया था, तो आप ऑपरेट ही नहीं कर पाते। यहाँ पे ये सारी चीजें बात बोली जा रही हैं। दूसरी चीजें क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि जो लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन यहाँ पे इस प्रकार से अगर देखे जाए कि अगर ये आपका मणिपुर है और इन क्षेत्रों में आपके इंटरनेट शटडाउन है, तो ये लिमिटेड शटडाउन के रूप में देखा जाता है। जबकि गवर्नमेंट वेबसाइट अपनी सारी खोली हुई थी, यहाँ पे हॉस्पिटल की सर्विसेज, अदर इसेंशियल सर्विसेज खोली हुई थी, लेकिन पब्लिक डोमेन की बात करें तो उस डोमेन में सारी की सारी चीजें ब्लैंकेट बैन कर दी गई थी, जिसके कारण बहुत सारी इश्यू यहाँ पे देखने को भी मिली। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे हाई कोर्ट से अपील भी किया कि किस प्रकार से पार्शियल रिस्टोरेशन हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एग्जामिन कर रहा है ब्रॉडर वे में किस प्रकार से चीजें चलेंगी। और ये जो केस है दिंगालुंग गुमई वर्सेस मुत्तम चेरुनई मितई, ये मितई ग्रुप का केस है, किस प्रकार से इस चीज को, वायलेंस जो हुआ है, इसको डील किया जाएगा, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जा रही है। मणिपुर का जब वीडियो वायरल हुआ ना, तो ये पूरे पूरे देश को कहीं ना कहीं जगा कर रख दिया। अचानक से एक वीडियो ऐसा आता है जो सबको शेक कर देता है, सबके माइंड को अनस्टेबल कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है लोगों को, सोच पे, लोगों के एक्शंस पे, सबको प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे जो बातें बोली जा रही है, सेक्सुअल वायलेंस, कम्युनल हेट्रेड, ये किस प्रकार से चल रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। और जस्टिस और रिकॉन्सिलिएशंस की बातें बोली जा रही हैं कि पुनः हमें यहाँ पे मेल मिलाप की तरफ देखना चाहिए, यानी कुकी और मितई को मेल मिलाप के रूप में देखना चाहिए, यहाँ पे उनको मेल मिलाप करवा देना चाहिए, मतलब ऐसी बातें बोली जा रही हैं जस्टिस के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल के कार्य करने की जरूरत है, अदरवाइज ये चीजें ऐसे नहीं हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज और फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट, वो देख लेंगे। तो कोकोमी क्या है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोकोमी ग्रुप, तो ये एक कमेटी है मणिपुर की, वो इन्फ्लुएंस कर रही है सिविल सोसाइटी ग्रुप, यहाँ पे इसको जानी जाती है। तो इन्फ्लुएंस कर रही है यहाँ पे किसको, कि आप लोग जो है अपने वेपन को सरेंडर नहीं किए। आपको बता दें 4000 वेपन्स चोरी हुई थी, मात्र 16000 वेपन्स रिटर्न किए गए हैं। तो अभी भी जो भी जिनके पास हैं वो वेपन्स, यहाँ पे ये ग्रुप बोल रहा है कि हम, यहाँ पे ग्रुप लोगों से बोल रहा है कि आप लोग सरेंडर ना करिए, ऐसी चीजें बोल रहा है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई करी जा रही है। वाराणसी कोर्ट एएसआई सर्वे के लिए यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क्यू को एलाई किया है। तो ज्ञानवापी मॉस्क्यू में एएसआई का सर्वे होगा। एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, एएसआई के पहले जो हैं प्रेसिडेंट कौन थे, थोड़ा आप जाकर के कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, आपको पता हो तो। यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे डिसमिस करना चाहिए बीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट को मणिपुर में, और प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। कौन बोल रहा है ये, तो कांग्रेस अपोजिशन जो है यहाँ पे ये बातें बोलते हुए नजर आ रहा है। सही बात है, अगर प्रेसिडेंट रूल समय से पहले ही ये चीजें लगा दी गई होती तो आज इस प्रकार की चीजें नहीं होती। तो सऊदी अरामको यहाँ पे एक कंपनी है दूसरी, जो आपको क्या कह रहा है, तो 10% स्टेक चाइनीज के पेट्रोकेमिकल में ये रख लिया, जिसका क्या नाम है, रोंगसेंग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो दोनों मिलकर यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट खेल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
साइंटिस्ट और क्लिनिशियंस और रिसर्चर यहाँ पे एस विंसेंट राजकुमार, तो राजकुमार का नाम याद रखिएगा। ये अपॉइंटेड किए गए हैं अभी रिसेंटली, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पे। तो किसमें? तो IMF। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, ये इंटरनेशनल मेलोमा फाउंडेशन। ये इंटरनेशनल मेलोमा फाउंडेशन है। क्वेश्चन आ सकता है कौन बने हैं, तो आपको बता दें विंसेंट राजकुमार। यूक्रेनियन फोर्सेस यहाँ पे यूज करते हुए नजर आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के द्वारा सप्लाई किया गया क्लस्टर इम्यूनिशंस, और ये जो है बैटल फील्ड में उतार रहे हैं। तो यहाँ पे कीव भी बहुत सतर्क हो जाएगा। आपको बता दें ये बैटल यूक्रेन और रसिया के बीच में 1 साल से ऊपर से चल रही है, लेकिन अभी तक फुल स्टॉप नहीं नजर आ रही है। क्यों? तो उसका कारण ये है ना कि जो वेस्ट कंट्री हैं, वो वेस्ट कंट्री यूक्रेन को बहुत भयंकर आर्म्स, इम्यूनिशंस, मिलिट्री, पैसे, सपोर्ट, मेंटल, इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल हर प्रकार से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो चल रही हैं, वो चीजें इस बैटल को रोकने नहीं दे रही हैं, क्योंकि सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से मिल जा रहा है। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। आप देख सकते हैं जिस आदमी ने मणिपुर की महिलाओं को, जो कुकी थी, कुकी ग्रुप की महिला को जो नग्न घुमाया था, उसके घर को लोग यहाँ पे इन्ब्लेस्ट कर दिए हैं, यानी जलाकर खाक कर दिए हैं। और भी ज्यादा केसेस यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट के बोला जा रहा है जो निकल के आया है। तो ये सारी चीजें हैं, मणिपुर को यहाँ पे रोकना है तो अभी भी टाइम है, स्ट्रांगली एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं टेक टाइटंस यहाँ पे प्रॉमिस किए हैं कि जो वाटर मार्क होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये वाशिंगटन से न्यूज आई है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई, बार्ड, गूगल, इन प्रकार के जो भी चीजें हैं, सारे के सारे अगर जो भी इनका उपयोग करते हैं तो एक वाटर मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाकर के चीजें यहाँ पे चलेंगी, जिससे ये मालूम चलेगा ना कि कौन किसका यहाँ पे उपयोग किया है, जो भी सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, प्रॉज भी हैं, और बहुत सारे कॉन्स भी हैं, खामियां भी हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो इसको रेगुलेशंस की जरूरत है, लॉ फ्रेम की भी जरूरत है, ताकि वेलफेयर की अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट नहीं हो। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है कि बिडेन जो है एक वुमेन को अपॉइंटमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं एडमायरल के, नेवी के एडमायरल के रूप में। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो इतिहास में जब कोई पहली बार चीजें होती हैं तो उसको अनप्रेसिडेंटेड चीजें बोली जाती हैं, यानी भूतपूर्व कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। तो पहली बार कोई वुमेन है जो ये चीजें होंगी। तो जो बिडेन यहाँ पे, क्या नाम है इनका, एडमायरल लीसा फ्रांसेटी, याद रखिएगा, न्यूज में आ गई हैं तो ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग, इनका नाम याद रखिएगा फ्रांसेटी है। सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे दी गई है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।